हेलो। इस चैनल में हम लोग करने वाले हैं सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर्स के सारे चैप्टर्स। और ये सारे चैप्टर्स प्रॉपर फुली डिस्कस किए जाएंगे इस चैनल में। और ये सभी अवेलेबल रहेंगे, आपका जब मन हो आप धीरे धीरे इसको कवर कर सकते हो। और इसमें पार्ट ए है 40 मार्क्स का, पार्ट बी है 35 और पार्ट सी है इंसॉल्वेंसी जो कि 25 मार्क्स का, जिसमें सिर्फ 3 चैप्टर है। तो इसी की स्ट्रैटेजी आप बना लीजिए। आपको एग्जाम्स पास करने हैं, जाहिर सी बात है समझना भी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एग्जाम्स क्लियर भी करने हैं। तो आपको 40 मार्क्स के लिए 12 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 35 के लिए 6, जिसमें से जो लेबर लॉज और एनवायरमेंटल लॉज है थोड़ा सा खराब है या बहुत लेंदी है और बहुत सारी चीजें। और फिर आपको 25 मार्क्स के लिए सिर्फ ये 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जिनमें से डोमेन कंपनी बहुत छोटा सा चैप्टर है, स्ट्राइक ऑफ ये भी छोटा सा ही है, और सीआईआरपी एंड वाइंडिंग अप ये भी ठीक ठाक है। तो अगर ये सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के आपको 25 मार्क्स अगर इंश्योर हो रहे हैं तो क्या बुरा है। तो अगर आप ये 25 मार्क्स वाला पोर्शन अच्छे से कर लेते हो और उसके बाद ये 40 मार्क्स वाला अच्छे से कर लेते हो, क्लियर तो होना आपका श्योर हो गया। उसके बाद आप ये रजिस्ट्रेशन लाइसेंस वाला ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये इजी है, इसमें बस बहुत कंटेंट है। तो अगर आप ये 25 मार्क्स इंश्योर कर लेते हैं, इसमें आपके 20 आ गए और इसमें भी आपके 20, तो 40 तो हो ही गए। एग्जाम क्लियर। फिर आपको एग्रीगेट बनाने के लिए आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, तो मतलब इसमें फिर आपके आराम से 60 प्लस आ सकते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो और आप स्ट्रैटेजी बना के पढ़ते हो। तो इसी को फॉलो करते हुए हम लोग पहले पार्ट सी कंप्लीट करेंगे पूरा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत सिंपल से है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं बन सकते। तो ये बहुत ही ईजी है और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको आसानी मिलेगी। ये जल्दी कवर भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि 25 मार्क का आपका एसएलसीएम हो गया है। और सॉरी, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। और उसके बाद फिर हम लोग पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले डोरमेंट कंपनी और कंप्लीट भी कर लेंगे। अब डोरमेंट कंपनी होता क्या है, डोरमेंट कंपनी क्या होता है, कैसे उसका स्टेटस ऑब्टेन करते हैं, कंप्लायंस क्या जरूरत है, डोरमेंट कंपनी चाहिए ही क्यों, क्या ही जरूरत है। तो ये सब कुछ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इससे तो आप लोग अवेयर होंगे एमसीए से। एमसीए इज द कह सकते हैं जैसे हमारा आईसीएसआई है, आईसीएसआई के भी ऊपर है एमसीए। ये सारे कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेज करता है, कंपनीज एक्ट सब यही मैनेज करता है, जो भी कंपनी से रिलेटेड है, जितने भी कॉर्पोरेट अफेयर्स होते हैं उसकी ये मेन अथॉरिटी है एमसीए। अभी कल को आप जब ट्रेनिंग करेंगे तो भी आप एमसीए की साइट में जाके ही सारे फॉर्म्स अपलोड करेंगे, सब कुछ कोऑर्डिनेशन सब वहीं से होगा। तो ये एमसीए बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो इसने अपने 2014 की एक नोटिफिकेशन मतलब नोटिफाई किया था, सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट डीलिंग विद द प्रोविजंस ऑफ डोरमेंट कंपनी। अब नाम से समझिए, पहले सिंपल सा एक इंट्रो है कि डोरमेंट होता क्या है। डोरमेंट मतलब होता है जो चीज किसी काम की नहीं है, इनएक्टिव है, कुछ नहीं कर रही है, तो उसको कहते हैं डोरमेंट। डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी जो इनएक्टिव है, जो एक्टिवली कुछ नहीं कर रही है। तो ऐसी कंपनी जो कोई बिजनेस नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ है नाम के लिए, तो वैसी कंपनी को डोरमेंट कंपनी कहते हैं आम भाषा में। MCA also issued the Miscellaneous Rules 2014 to be effective from the same date in order to provide procedural guidelines for changing the status of an active company to dormant company and vice versa. तो इससे ये समझ आता है कि हम लोग किसी एक्टिव कंपनी का स्टेटस चेंज करा सकते हैं टू डोरमेंट कंपनी, और कोई डोरमेंट कंपनी हो तो उसको एक्टिव कंपनी भी बना सकते हैं। इन कॉमन पैरेलेंस मतलब आम भाषा में द वर्ड डोरमेंट को क्या मतलब होता है, इनएक्टिव और इनऑपरेटिव। तो a dormant company means a company which is inactive, not carrying out any business activity, and has applied to the registrar of companies to change its status in the register of companies maintained by the said registrar of companies from active company to dormant company. अब ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी कुछ नहीं कर रही है तो आपने कहा नहीं मेरी कंपनी डोरमेंट कंपनी है, ऐसे नहीं मानेंगे कि हम कह रहे हैं तो डोरमेंट है। आपको प्रॉपर बकायदा जो रजिस्ट्रार है, आरओसी है, उसके पास अप्लाई करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी डोरमेंट कंपनी है प्रूफ के साथ, और हमारी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का वो स्टेटस दिया जाए। फिर जब आरओसी वो
जो भी आपकी एप्लीकेशन उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद जो रजिस्टर ऑफ कंपनी होता है जिसमें सारी कंपनीज की डिटेल्स होती है, उसमें वो उस कंपनी का स्टेटस चेंज करेगा फ्रॉम एक्टिव टू डोरमेंट। तब जाके कहीं आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी वाला स्टेटस मिलेगा। सिर्फ आपके कहने से कि नहीं हमारी कंपनी कोई काम नहीं कर रही इसलिए वो डोरमेंट कंपनी है, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर बकायदा पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब a company may become dormant immediately after its registration or after a few years of incorporation। अगर कोई कंपनी आपने बनाई फिर लेकिन कोई काम आपने शुरू नहीं किया तो वो डोरमेंट कंपनी बन सकती है। कुछ साल आपने काम किया, फिर किसी भी वजह से आप काम नहीं कर पाए तो भी वो डोरमेंट हो सकती है। There are many reasons as to why a company may change its status from active to dormant. The major reason for such a change is that it gives the company to liberty to start its business activities after a few years rather than incorporating a new company at that time, thus providing sorry hmm, thus providing cost and advantage time advantage to the company। अब जैसे कंपनी अभी बनवा ली, अभी जैसे कंपनी कम रेट्स में बन रही, कम चार्जेस लेके बन रही, हमने कंपनी बनवा ली या अभी हमारे पास सारे लोग हैं जो डायरेक्टर बनना है या सभी लोग अवेलेबल है, सभी चीजें अवेलेबल है, हमने कंपनी अभी बनवा ली लेकिन हमें काम शुरू करना है 2 साल बाद। 2 साल बाद और महंगाई आ जाएगी और खर्चे होने लगेंगे, हो सकता है कोई नया रूल आ जाए। तो इसीलिए कंपनी हम लोग ने बनवा ली लेकिन 2 साल बाद हमें काम करना है, तो हम क्या करेंगे 2 साल के लिए डोरमेंट स्टेटस ले लेंगे। इसलिए भी लोग करते हैं। और जैसे कभी कंपनी को मजबूरी आ गई, कोई एडवर्स सिचुएशन आ गई, कोई कोई नया रूल आ गया या लेबर नहीं मिला या पैसे नहीं है या किसी और रीजन से कंपनी को काम बंद करना पड़ा, लेकिन वो प्रॉपर कंपनी नहीं बंद करना चाहते, सिर्फ वो कुछ टाइम के लिए है और एक टाइम बाद वो बिजनेस शुरू करेंगे, तो ऐसे केसेस में भी वो आरओसी को बोल सकते हैं कि हमारा एक्टिव से डोरमेंट कर दे। और डोरमेंट कंपनी आर ऑल्सो नोन एज एक्टिव कम इनएक्टिव कंपनीज। Dormant company offers excellent advantage to the promoters who want to hold an asset or intellectual property under the corporate shield for its usage at a later stage। अब जैसे ये प्रमोटर्स करते हैं बहुत बार कि जैसे कोई आईपी राइट है या जैसे सिंपल भाषा में जैसे कोई लैंड खरीदना है उन्हें, तो या तो वो अपने नाम पे खरीदे या मतलब किसी इंडिविजुअल के नाम पे खरीदे या उन्हें लेकिन चाहिए कॉर्पोरेट शील्ड कि मैं अपने नाम पे नहीं कंपनी, क्योंकि आपको इतना मतलब पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कंपनी की आइडेंटिटी अलग है, इंडिविजुअल्स की अलग है। मतलब जो कंपनी में डायरेक्टर है, जो कंपनी में मेंबर है वो अलग है और कंपनी अलग है, तो कंपनी की लाइबिलिटीज अलग है, वो इंडिविजुअल्स की लाइबिलिटीज अलग है। तो कल को कुछ भी इशू होता है तो कंपनी हैंडल करेगी या लाइबिलिटी आएगी कंपनी पे आएगी। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये भी करते हैं। तो जैसे किसी को भी लैंड खरीदना है तो कॉर्पोरेट शीट का फायदा लेना है तो उन्होंने कंपनी बनाई, कंपनी के नाम पे लैंड खरीद के डाल दिया, अब वो उसको बाद में कभी यूज करेंगे। अभी जैसे और ये भी होता है कि जैसे अभी सस्ते दाम पे मिल रही है लैंड तो भी उन्होंने ले लिया, भले ही काम 2 साल बाद शुरू करना हो। तो इसलिए भी प्रमोटर्स को ये एडवांटेज मिलता है कि उन्होंने कंपनी बना ली, लैंड ले लिया, कोई काम नहीं शुरू किया, उसको डोरमेंट कंपनी बना दिया। कंपनी बनी हुई है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है, और फिर जब उन्हें काम शुरू करना है तो उन्होंने डोरमेंट टू एक्टिव चेंज करा लिया और काम शुरू कर दिया। तो ये भी फायदा होता है डोरमेंट कंपनी का। फॉर इंस्टेंस इफ अ promoter wants to buy a land now for its future project at a comparatively lesser price, he may do the same through dormant company so that he can use the land for its future project. Thus, dormant company status is a new phenomenon in the Companies Act and is an excellent tool for keeping assets in the company for its future usage. A dormant company may either be public company or a private company or a one person company। तो ये पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, ओपीसी भी हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है। सेक्शन 455 ये आपका मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको तो याद कर लें डोरमेंट कंपनी, क्योंकि देखिए 3 चैप्टर है उसमें भी, उसमें तो सेक्शन से याद कर ही सकते हो और ये बहुत सिंपल सा है। डोरमेंट कंपनी और बहुत स्कोरिंग है, ये सिंपल सा है, कुछ नहीं इसमें। सेक्शन 455 डोरमेंट कंपनी ऑफ द कंपनीज एक्ट रेड विद कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, ये हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था कि कम एमसीए ने ये रूल्स भी इशू किए थे। स्टिपुलेट्स द प्रोविजन पर्टेनिंग टू डोरमेंट कंपनी where a company is formed and registered under this act for a future project or to hold an asset or intellectual property without having any significant
accounting transaction, such a company or an inactive company may make an application to the ROC in such manner as may be prescribed for obtaining the status of a dormant company. अब इसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में पढ़े कि ऐसी कोई कंपनी जो फॉर्म और रजिस्टर्ड हुई हो अंडर दिस एक्ट किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या फिर कोई एसेट होल्ड करने के लिए, या फिर कोई आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, विदाउट हैविंग एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये भी लिखा हुआ है इधर, ये भी पढ़ेंगे भी। मतलब कि वो कोई मेजर काम ना कर रही हो, ऐसी कंपनी या फिर ऐसी इनएक्टिव कंपनी वो आरओसी को अप्लाई कर सकती है, जो भी प्रोसीजर दिया हुआ है फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस, कि हमें डोमेन कंपनी का स्टेटस दिया जाए। अब इनएक्टिव कंपनी क्या होती है, हैज नॉट बीन क्वेरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, कोई काम ना कर रही होगी, हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 2 सालों में उसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना किया हो, कोई मेजर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं, और हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। ऐसे कोई भी नॉर्मल कंपनी है तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, अगर नहीं करेंगे तो उस पर पेनल्टी लगती है। लेकिन जैसे जो इनएक्टिव कंपनी है, क्योंकि वो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रही है, नहीं कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, कुछ नहीं, तो ये इनएक्टिव कंपनी में आ जाती है, जो कि ना अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ना ही वो बिजनेस कर रहे हैं। तो इनएक्टिव कंपनी वो कंपनी होती है जो कोई बिजनेस ना कर रही हो, पिछले 2 साल से उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न ना फाइल किए हो, और कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी ना किया हो। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय द कंपनी एक्सेप्ट दीज ट्रांजैक्शंस, एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू द रजिस्ट्रार। मतलब ये बहुत ही बेसिक वाले खर्चे हैं जो कि कंपनी नॉर्मली कर ही देती है, करने ही पड़ते हैं, मतलब बहुत बेसिक है। जैसे इंसान है, अगर जिंदा है तो कुछ तो बेसिक खाएगा ही पिएगा, फिर वैसे खर्चे कि अगर कंपनी को कंपनी भी बना के रखना है तो भी वो कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो वो तो करने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए जो सेकंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अब ये सब भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ही है, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है, कुछ मेजर नहीं है, बहुत बेसिक है, कि जो कंपनी को जिंदा रखने के लिए करने ही पड़ेंगे, मतलब बहुत बेसिक। जैसे पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू द रजिस्ट्रार, पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, कोई और लॉ है जैसे लेबर लॉ हो गया, इस तरह कोई और लॉ है वो एप्लीकेबल है तो उसके लिए भी कोई फीस देनी पड़ेगी। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, अब जैसे शेयर्स अलॉट करेंगे कंपनी में मेंबर्स को तो जाहिर सी बात है, ये भी मतलब मेजर नहीं है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि कंपनी को जिंदा रखने के लिए चाहिए, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो अगर ये करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होता है तो दैट विल नॉट बी कवर्ड एज एन इनएक्टिव कंपनी, फिर वो एक्टिव हो जाएगी। All the transactions apart from the above mentioned transaction will be considered as significant accounting transaction. Or if the company has made only the above mentioned transaction in the last 2 financial years, then that company will fall under the definition of inactive company. अभी तक इंट्रो में क्या पढ़ा, एमसीए लेकर आए थे 2014 में सेक्शन 455 का कॉन्सेप्ट, डोमेंट कंपनी। कौन कौन सी कंपनी डोमेंट हो सकती है, जो कोई बिजनेस नहीं कर रही हो, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है क्या हो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, वो सारे ट्रांजैक्शन होते हैं ये 4 को छोड़ के, जैसे जो बेसिक ट्रांजैक्शन होते हैं उनको छोड़ के सब। तो अगर कोई पेमेंट की गई है रजिस्ट्रार को टू फुलफिल दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस फॉर इट्स ऑफिस एंड रिटर्न्स, ये तो हो गया। अब आपको समझ आ गया होगा डोमेंट कंपनी क्या होता है और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, इनएक्टिव कंपनी क्या होती है। अब यही है कि अब आपके कहने से तो डोमेंट कंपनी हो नहीं जाएगी, उसके लिए आपको प्रॉपर डोमेंट स्टेटस देना पड़ेगा आरओसी से। उसका क्या प्रोसीजर है, a company can obtain its status as dormant company suo moto or the ROC may declare a company as dormant। तो या तो आप खुद suo moto होता है मतलब खुद, तो डोमेंट कंपनी या तो खुद से आप ऑब्टेन कर लें, खुद से मतलब आप अप्लाई करें, या तो आरओसी आपके मतलब पिछले रिकॉर्ड्स देते हुए कि हाँ ये ना कंपनी कुछ करी ना फाइल करी, वो खुद भी डिक्लेयर कर सकता है, उसके पास भी राइट है। तो या तो आप खुद से अप्लाई करें, नहीं तो आरओसी खुद से भी कर सकता है। सो मोटो कैसे करेंगे, अ कंपनी विच मीट्स द अबव क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया जो ऊपर लिखा हुआ है इनएक्टिव कंपनी का जो क्राइटेरिया है,
सो मोटो टू आरओसी फॉर द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इन फॉर्म MSc 1। MSc 1 फॉर्म का नाम होता है, मतलब ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं अलग अलग चीजों के लिए। जब आप कंपनी बनाते हैं तो उसमें स्पाइस फॉर्म जाता है, EMOA, AOA, बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो उसी तरह हर एक चीज का एक अलग फॉर्म होता है, जो कि ऑनलाइन आजकल हो गया है सब, तो MCA की साइट पे होते हैं सारे अवेलेबल। आप चाहे तो MSc 1 सर्च कर सकते हैं, MSc 1 फॉर्म MCA, तो एक आइडिया लग जाएगा आपको कि होता कैसे है। ये इस वीडियो के आखिरी में ये भी दिखा देंगे। तो आपको फॉर्म MSc 1 along with such fee as provided in the company's rules after complying with the provisions of this miscellaneous rules। ये miscellaneous rules में इसके बारे में भी है डोमेन कंपनी, तो उसमें पूरा प्रोसीजर आपको दिया रहता है, मतलब पूरी डिटेल्स होती है कि क्या क्या फिल करना है। तो सो मोटो करना है MSc 1 के थ्रू। अब डोमेन बाय OROC, in case of a company which has not filed its financial statements or annual returns for 2 financial years consecutively, the ROC shall issue a notice to the company and enter the name of such company in the register maintained for the dormant account. Sorry, companies. However, it is not always the company which applies for the status of dormant company. Even the ROC is empowered so moto to change the status of a company into a dormant company. The registrar shall initiate the process of striking of the name of the company if the company remains as dormant company for a period of 5 consecutive years। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम 5 साल तक ही कोई कंपनी डोमेन कंपनी रह सकती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, ROC के पास भी पावर होती है कि वो चाहे तो अगर आपने पिछले 2 साल, दो लगातार, ऐसा नहीं है किसी 1 साल नहीं किया फिर 1 साल कर दिया फिर अगले साल नहीं किया तो हमने तो 2 साल नहीं किया, ऐसा नहीं। वो कंसेक्यूटिवली, मतलब लगातार अगर आपने पिछले 2 साल एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किया तो ROC के पास भी पावर होता है कि वो आपकी कंपनी को डोमेंट कंपनीज के रजिस्टर में एंटर कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा डोमेंट स्टेटस कैसे ले सकते हैं, या तो सो मोटो ये बाय द ROC वो खुद कर सकता है, उसके पास भी पावर है, या तो एप्लीकेंट खुद अप्लाई कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे लीगल फ्रेमवर्क फॉर डोमेंट कंपनीज। एप्लीकेंट एप्लीकेशन फॉर डोमेंट कंपनी या तो बाय द एप्लीकेंट सो मोटो चेंज इन द स्टेटस ऑफ द कंपनी बाय द ROC। ये अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा किया, तो हम लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं या तो ROC के पास भी पावर होता है। Before the end of 5 consecutive years, change in status of company either from dormant to active or dormant to strike off। कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि आपकी कंपनी डोमेंट रह सकती है मैक्सिमम 5 consecutive years के लिए। Maximum period for which the company can be in dormant status is 5 consecutive years. Before completion of the 5 years as dormant company, such a company may apply for activation or strike। स्ट्राइक ऑफ मतलब कंपनी पूरी तरह से बंद कराना, कि कंपनी का नाम ही खत्म, कंपनी पूरी खत्म, तो उसको स्ट्राइक ऑफ कहते हैं, उसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से हट जाता है। लेकिन उसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स रहते हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं थी, वो कोई तरह से बंद हो चुकी होती है। तो मैक्सिमम पीरियड जो है जिसमें एज अ डोमेंट कंपनी आप रह सकते हैं वो है 5 consecutive years, लगातार 5 साल। अगर होते हैं तो या तो आप 5 साल खत्म होने से पहले डोमेंट टू एक्टिव करा लें या फिर स्ट्राइक ऑफ, और आप नहीं करेंगे तो ROC कर देगा। Where a company fails to comply with the requirements of Section 455 of the Companies Act, read with Companies Miscellaneous Rules 2014, the registrar can strike off the name of the dormant company from the register of dormant companies. The register of dormant companies is maintained on www.mca.gov.in or in the specific website। तो एक बार आप इस वेबसाइट पे भी जाके देखिएगा, आपको बहुत सारी कंपनीज की डिटेल मिलेगी, बहुत सारी कंपनी जो रिसेंटली इनकॉर्पोरेट हुई है उनकी डिटेल मिलेगी, एक मंथ में कितनी हुई, सारी डिटेल्स मिल जाएंगे और वो सारे फॉर्म्स भी मिल जाएंगे जो आप पढ़ेंगे अभी। तो मैक्सिमम एक कंपनी कितने साल तक डोमेंट रह सकती है, मैक्सिमम 5 consecutive years। अब प्रोसीजर क्या है इसमें, टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोमेंट कंपनी, the act read with the rules stipulate the following procedure to be followed by a company for obtaining status as a dormant company। अब इसमें अगर आप कंपनी है, आप खुद चाहते हैं कि नहीं हमें डोमेंट स्टेटस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग बुलाइए जिसमें फिक्स होगा
जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी टू पास अ रेजोल्यूशन। एक ये जनरल प्रोसीजर होता है कि अगर जैसे आपको कोई मेजर चीज करनी है कंपनी में, तो आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होता है। अब शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेने के लिए जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। जनरल मीटिंग बुलाने के लिए आपको पहले बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि पहले बोर्ड मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स आते हैं, तो बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है कि हम लोग को जनरल मीटिंग कब बुलानी है। उसके लिए स्पेसिफाइड डे, डेट, टाइम, वेन्यू डिसाइड होता है। फिर बोर्ड मीटिंग के बाद जनरल मीटिंग होती है, और उस जनरल मीटिंग में एक एसआर पास होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर मेकिंग एप्लीकेशन टू द आरओसी टू ऑब्टेन स्टेटस ऑफ अ डोमेन कंपनी। क्योंकि आप एक कंपनी को डोमेन कंपनी का स्टेटस दिलवाने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है इसमें आपको मेंबर्स का अप्रूवल लगेगा। ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो सिर्फ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से हो जाएगा। तो इस केस में आप बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, उसमें जनरल मीटिंग की डेट, टाइम, वेन्यू स्पेसिफाई करेंगे। जनरल मीटिंग होगी, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, तब आप लोग फिर एप्लीकेशन देंगे आरओसी को। इसके बाद द कंपनी शैल ऑब्टेन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शैल गिव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ पासिंग द सेट रेजोल्यूशन ऑफ द शेयरहोल्डर्स इन द मीटिंग। एक ऑडिटर से एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देना पड़ेगा, इसमें करेंटली जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी सारी डिटेल्स होंगी। फिर उसके बाद एक कंपनी, जो भी कंपनी है, शैल होल्ड द जनरल मीटिंग, जहाँ पे भी डिसाइड हुआ है वहां पर, एज पर द नोटिस कॉलिंग द सेट मीटिंग। The notice shall propose the resolution as a special resolution. नोटिस में लिखा होगा कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन है। The company shall pass resolution for obtaining the status of a dormant company and authorize the director to make application to ROC after issuing a notice to all the shareholders and obtaining the consent of at least 3/4 of shareholders in value. After passing the special resolution, the company shall file MGT 14 with ROC for filing resolution SR with 30 days from the passing of the said special resolution. अब उसके बाद जनरल मीटिंग बुलाई, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन में ही एक डायरेक्टर को ऑथराइज कर देते हैं कि एक या मल्टीपल, कि हम इन्हें ऑथराइज करें कि हमारी कंपनी के बिहाफ में आरओसी में एप्लीकेशन फाइल करें। क्योंकि वो जो फॉर्म होता है, उस फॉर्म में किसी डायरेक्टर का साइन चाहिए होता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो हम लोग उसी डायरेक्टर को ऑथराइज कर रहे होते हैं कि आप हमारी कंपनी के बिहाफ में साइन कर सकते हैं, तो उसको ऑथराइज करेंगे। टू मेक एन एप्लीकेशन आफ्टर इशूइंग अ नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। सभी को नोटिस दे देंगे, हर एक शेयर होल्डर को सभी को दे रहे हैं, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए कंपनी के साथ क्या हो रहा है। और ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 3/4 शेयर होल्डर्स इन वैल्यू। इन वैल्यू मतलब जो भी आपकी कैपिटल है उसकी इन वैल्यू 3/4 शेयर होल्डर्स। जैसे 1 लाख की पेड अप कैपिटल है आपकी, तो उसमें कम से कम 3/4 जिनके पास है, उतनी कैपिटल की कंसेंट, उतने कैपिटल जिनके पास है उनका कंसेंट आपको चाहिए। मतलब वही समझ लीजिए आपका 75 लाख, 3/4। तो जिनके पास 75 लाख की कैपिटल है उनका कंसेंट आपको चाहिए। 3/4 इन नंबर नहीं है, 3/4 इन वैल्यू है। आफ्टर पासिंग, फिर एसआर पास करने के बाद आपको MGT 14 फाइल करना होता है आरओसी के पास, बताने के लिए कि हम लोग ने एसआर पास किया है इस रीजन के लिए, और इसमें हम लोग ने ये डिसाइड किया। तो नॉर्मली एक लिस्ट होती है कि अगर ये काम होते हैं जिसमें इसमें एसआर पास होता है, तो वो एसआर को इंटीमेट करने के लिए हम लोग MGT 14 फाइल करते हैं। जैसे एमओए ऑल्टर किया, मतलब एक पूरी लिस्ट होती है प्रॉपर, जिन केसेस में हम लोग को MGT 14 फाइल करना होता है। ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, ये भी पढ़ लीजिए। ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज काफी काम आने वाली है जब आप ट्रेनिंग करेंगे। जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो और प्रैक्टिकली सीखेंगे। उसके बाद आपने MGT 14 फाइल कर दिया, और हाँ, MGT 14 हमेशा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। जैसे आज फाइल किया तो विद इन, जैसे आज पास हुआ है सर, तो विद इन 30 डेज आपको MGT 14 फाइल करना होता है। अगर आपने नहीं किया तो एडिशनल फीस लगती है। After filing of Form MGT 14, the company shall file Form MSC 1 with the ROC along with the returns, along with the copy of the special resolution, copy of statement of affairs, declaration by the director and other necessary documents. MGT 14 फाइल कर दिया, उसके बाद MSC 1 फाइल करेंगे। ये पढ़ा था हम लोगों ने कि MSC 1 फाइल करना पड़ता है। Along with the, हर फॉर्म में कुछ अटैचमेंट होती है जो आपको साथ में फाइल करनी होती है। तो इसमें आपको जो भी आपने एसआर पास किया वो, कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो कि हम लोग ऑडिटर से लेंगे, डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर, एक डिक्लेरेशन होता है कि हाँ सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं है,
किसी को फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है, इन सब चीजों के लिए हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, on being satisfied with the merits of the application, the ROC shall issue a certificate in form MSc2। MSc1 में हम लोग अप्लाई करेंगे, MSc2 में वो सर्टिफिकेट देगा, confirming the application and allowing the status of a dormant company to the applicant। तो ये हम लोग को प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं डोमेन स्टेटस के लिए। क्या, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, उसमें जनरल मीटिंग की डेट टाइम वेन्यू डिसाइड करेंगे। तो जनरल मीटिंग होगी, उसमें एसआर पास होगा, कंसेंट चाहिए 3/4 इन वैल्यू शेयर होल्डर्स का। फिर उसके बाद एक ऑडिटर से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर चाहिए जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन होगी। उसके बाद एसआर जिस दिन पास होगा उसके विद इन 30 डेज MGT 14 फाइल होगा। MGT 14 के बाद MSc 1 फाइल होगा, उसमें हम लोग कॉपी लगाएंगे एसआर की, ऑडिटर से जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिया वो लगाएंगे, डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स, और अगर इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट है तो ये एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जब ये अप्रूव हो जाएगा तो आपको MSc 2 ऑनलाइन ही रहता है सारा, उसमें वो रहेगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक सर्टिफिकेट होगा कि अब आपका स्टेटस डोमेन कंपनी का हो चुका है। अब आते हैं प्री रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोमेन कंपनी। अब ये कुछ प्री रिक्विजिट है कि ये चीजें होनी चाहिए तभी आप डोमेन कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं। क्या क्या है वो? अगर कोई इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड और टेकन अप और कैरिड आउट अगेंस्ट द कंपनी। अब जैसे आपके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप आगे डोमेन कंपनी का स्टेटस लेने, तो हो सकता है कि आप ये सिर्फ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी लिए कर रहे हो या सिर्फ छुपाने के लिए कर रहे हो। फिर अगर कोई प्रोसिक्यूशन आपके खिलाफ चल रही है और पेंडिंग है तो भी, अगर कोई पब्लिक डिपॉजिट्स है विच आर आउटस्टैंडिंग और आप डिफॉल्ट करें उसके पेमेंट में या उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में तो भी, अगर कोई आउटस्टैंडिंग लोन है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है तो भी, और अगर आप उसे नहीं कर पा रहे, in there's any outstanding loan whether secured or unsecured, in case company has any outstanding unsecured loan, the company must apply for the status of dormant company after obtaining the concurrence or approval of the lender which is required to be disclosed and sorry enclosed in form MSc 1। अगर आउटस्टैंडिंग लोन है वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर अनसिक्योर्ड है, अगर सिक्योर्ड है तो नहीं कर सकते, अगर अनसिक्योर्ड है तो उसमें आपको जो अनसिक्योर्ड लेंडर है उसका कंसेंट लेना पड़ेगा और वो फॉर्म MSc 1 में लगाना पड़ेगा। अगर लगा दिया तो ठीक है, नहीं लगाया तो नहीं कर सकते। If the company has any outstanding unsecured loan, then the company may apply for status of dormant only after obtaining the NOC from the lender. In case there is no dispute in the management or ownership of the company, a certificate in this regard is required to be taken from the management। एक मैनेजमेंट से एक सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा कि कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर कोई डिस्प्यूट है तो भी नहीं ले सकते आप डोमेन कंपनी का। अगर कोई आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी टैक्सेस, ड्यूज, ड्यूटीज है पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी तो भी नहीं। अगर डिफॉल्टिंग पेमेंट्स ऑफ इट्स वर्कमैन ड्यूज है तो भी नहीं ले सकते। द कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है विद इन और आउटसाइड इंडिया तो भी नहीं। तो डोमेन कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी कभी डोमेन कंपनी नहीं हो सकती। तो अगर ये सारी चीजें हो, मतलब है, अगर ये सारी, मतलब ये प्री रिक्विजिट है, ये होना ही चाहिए। या तो कोई, वही है कि कुल मिला के आप डोमेन कंपनी कब तभी हो सकता है जब कुछ एक्टिवली, एक तो कुछ काम ना कर रहे हो, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना हो, कोई आपकी लायबिलिटी ना बची हो, आप किसी को धोखाधड़ी करने के लिए ना कर रहे हो, तभी आप कर सकते हो। आपके मैनेजमेंट में कोई डिस्प्यूट ना चल रहा हो, आपके खिलाफ कोई इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन ना हो, कोई प्रोसिक्यूशन ना हो, पब्लिक डिपॉजिट अगर है तो कोई इनमें डिफॉल्ट ना हो, फिर कोई आउटस्टैंडिंग लोन हो, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। अगर अनसिक्योर्ड है तो उसके बाद आप NOC ले सकते हैं या लेंडर्स का कंसेंट ले सकते हैं। डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट में, कोई आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज नहीं होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटी से, कोई डिफॉल्ट ना किया हो वर्कमेंट ड्यूज में, और कंपनी लिस्टेड ना हो। अब बेनिफिट्स और एग्जेम्पशंस क्या है, मतलब हम डोमेन कंपनी ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, क्या फायदा, हमें क्या फायदा। एक तो डोमेन, ऐसे अगर आपकी नॉर्मल कंपनी है तो आपको 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर डोमेंट है तो ओनली 2 बोर्ड मीटिंग से नहीं है विद अ गैप ऑफ 90 डेज इन बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स। ऐसे आपको 4 करनी पड़ती है, अब यहाँ पे आपको 2 ही करनी है। Dormant company is not required to include the statement of cash flow। नॉर्मली आपको कैश फ्लो बनाना पड़ता है, लेकिन आप डोमेन कंपनी है तो कैश फ्लो की भी जरूरत नहीं है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स होता है, वो एप्लीकेबल होता है प्राइवेट कंपनीज में जो स्पेसिफाइड होती है, लेकिन अगर डोमेन कंपनी है तो उसमें रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल।
डोमेन कंपनी ऑल्सो इन्वॉइस द एडवांटेज ऑफ लोअर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस कॉस्ट। अब जैसे कि अब डोमेन कंपनी है तो ज्यादा कुछ फाइलिंग भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल डोमेन कंपनी नीड नॉट होल्ड एजीएम एवरी ईयर। ऐसे आपकी कंपनी तो एजीएम तो हर साल करनी ही पड़ेगी, लेकिन डोमेन कंपनी है तो एजीएम किस बात की, क्योंकि जब कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो एजीएम की भी जरूरत नहीं है, तो आपके खर्चे बचते हैं। डोमेन स्टेटस इज एन एडवांटेज टू प्रमोटर्स के लिए एडवांटेज है, जो कि कोई आईपी या फिर कोई एसेट होल्ड करना चाहते हैं कॉर्पोरेट में, जिसको बाद में यूज कर सके। फिर कंपनी कैन एंजॉय द मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ 5 consecutive years, 5 साल तक वो लोग लगातार ये बेनिफिट ले सकते हैं। Government company is not liable to pay any taxes until it reacquires its active status. कोई taxes भरने की जरूरत नहीं है। It is easier for dormant companies to reacquire its active status, and it also reduces the cost of incorporation of a new company. कि जब चाहिए हो, जब भी कंपनी की जरूरत हो, डोमेंट कंपनी से एक्टिव स्टेटस ले लिया, नहीं तो आपको फिर से कंपनी नई इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती। तो यहाँ पे ये खर्चे बच जाते हैं कि जब जरूरत हो तब गवर्नमेंट, फिर अब 2-3 साल बाद हमें जरूरत है, तुमने नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बजाय हमने फिर से नॉर्मल कंपनी डोमेन को ही एक्टिव का स्टेटस करा दिया। तो ये कुछ बेनिफिट्स है। 4 बोर्ड मीटिंग की जगह 2 बोर्ड मीटिंग, कैश फ्लो नहीं चाहिए, रोटेशन ऑफ ऑडिटर नॉट एप्लीकेबल, लोअर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, प्रमोटर्स को फायदा है कि वो आईपी या एसेट होल्ड कर सकते हैं, 5 साल मैक्सिमम कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए ये स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है अनलेस इट रीक्वायर्स इट एक्टिव स्टेटस। और प्लस वही एक फायदा कि कंपनी फिर से इनकॉर्पोरेट नहीं करनी पड़ेगी अगर डोमेन से डायरेक्टली एक्टिव करा लेते हैं तो। अब कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बाय डोमेन कंपनी, अब भले ही फायदे तो है लेकिन मतलब कुछ बेसिक कंप्लायंस तो आपको करने ही पड़ेंगे। The ROC maintains the register of dormant companies. The compliance requirement to retain the status of a dormant company are as follows. अगर आप ये compliance करेंगे तभी retain कर पाएंगे, तभी एक बार ले लिया तो ठीक है, लेकिन लेने के बाद भी आपको रेगुलर कुछ compliances करने पड़ेंगे, वरना वो ROC नॉन compliance की वजह से ये status रिमूव कर सकता है। क्या है, डोमेन कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट एंड 1 इन केस ऑफ ओपीसी। ये नॉर्मल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है जो कि हर कंपनी में होने चाहिए। जैसे प्राइवेट में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, तो वैसे ही है, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1। डोमेंट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ डोमेंट कंपनी इन फॉर्म MSC3 एंड द कॉपी ऑफ द SR कॉपी ऑफ जस्ट A dormant company is required to file a return of dormant company in MSC3। MSC1 में क्या होता था, हम लोग एप्लीकेशन देते थे। MSC2 में क्या होता था, सामने से सर्टिफिकेट आता था कि हाँ अब आपको डोमेंट स्टेटस मिल गया। MSC3 में क्या, रिटर्न ऑफ डोमेंट कंपनी भरना होता है हम लोग को एनुअली, inter alia indicating financial position duly audited by a CA in practice, along with such annual fee as provided in the company registration office and fees rules within a period of 30 days from the end of each financial year। फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है, 31 मार्च, तो हम लोग को अप्रैल के एंड तक रिटर्न ऑफ डोमेंट कंपनी फाइल करना होता है MSC3 में अलाउड। उसमें सारी फाइनेंशियल पोजीशन जाएगी जो कि CA एक ड्यूली ऑडिटेड करेगा। अब डोमेंट कंपनी नीड नॉट, ये हम लोगों ने पढ़ा था, कैश फ्लो नहीं चाहिए उसमें, इज रिक्वायर्ड टू एटलीस्ट 1 मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये वही है कि देखो मिनिमम साल में 2 मीटिंग चाहिए, लेकिन ईच हाफ कैलेंडर में, कैलेंडर या यानी 1 जन से 31 दिसंबर, तो 1 जन से लेकर 30 जून तक, जून एंड तक एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, और दोनों में गैप जो हो नॉट लेस देन 90 डेज, तो मतलब कम से कम 90 डेज का गैप। तो साल में 2 मीटिंग चाहिए, फाइनेंशियल ईयर में 2 मीटिंग चाहिए, लेकिन ईच हाफ कैलेंडर ईयर में एक एक मीटिंग होनी चाहिए। और रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स नॉट एप्लीकेबल टू डोमेंट कंपनी, ये पढ़ा था अभी हम लोगों ने। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स नॉट एप्लीकेबल होगा डोमेंट कंपनीज में, ये पढ़ा था। अ डोमेंट कंपनी शैल कंटिन्यू टू फाइल द रिटर्न और रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट एंड चेंज इन डायरेक्टर इन द मैनर विद इन द स्पेसिफाइड टाइम whenever the company allots any security to any person or there is change in the director of the company। ये नॉर्मली हर कंपनी में होता है कि हम लोग को डिटेल देनी होती है MCA को, जब भी हम कोई डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं या उसे हटाते हैं, उसका रीजन क्यों हटा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये सब डिटेल हम लोग को देनी होती है। तो अगर ऐसा कोई चेंज होता है या हम लोग कोई शेयर अलॉट करते हैं, कोई सिक्योरिटी अलॉट करते हैं, तो भी हमें अपडेट करना होता है MCA को।
तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, तो अगर वैसे कुछ चेंज होता है तो हम लोग को बताना पड़ेगा। तो ये कुछ कंप्लायंस थे। एक तो मिनिमम ऑफ डायरेक्टर्स आपको चाहिए ही चाहिए। रिटर्न ऑफ डोमेन कंपनी फाइल करना है MSc3 में। कैश फ्लो की जरूरत नहीं है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स नॉट एप्लीकेबल। convene at least one meeting of the board of directors in each half of a calendar year और मिनिमम 90 days का गैप। और अगर कोई चेंजेस होते हैं इन केस ऑफ डायरेक्टर्स और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, वो सारा आपको नॉर्मली फाइल करना पड़ेगा जो भी टाइम स्पेसिफाइड है उसमें। अब लीगल फ्रेमवर्क डीलिंग विद द प्रोविजन ऑफ सीकिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोमेन कंपनी। ये सब वही है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। Section 455 of the Companies Act read with Rule 8 of Companies Miscellaneous Rules 2014 lays down the provision for seeking the status of active company from dormant company. An application shall be made in Form MSc4 for obtaining the status of active company from dormant company. अच्छा सॉरी, ये आई मिस्ड इट कि ये dormant से active नहीं, active से dormant है। कि आपने ले लिया एक्टिव स्टेटस से डोमेन कंपनी, अब डोमेन कंपनी से एक्टिव स्टेटस कैसे लेना है, इसके लिए आपको MSc4 में एप्लीकेशन देनी है। तो ये समझ, ये सारी लाइन है। MSc1 में हम लोग एप्लीकेशन देंगे डोमेन स्टेटस के लिए, MSc2 में हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, MSc3 में रिटर्न ऑफ डोमेन कंपनी जाएगा, MSc4 में अगर हम लोग को डोमेन से फिर से एक्टिव करना है तो हम लोग MSc4 में देंगे। For obtaining the status of an active company from dormant company before the end of 5 consecutive years from the date of becoming a dormant company. तो 5 साल मैक्सिमम है कंसेक्यूटिव, अगर उससे पहले दे दिया अच्छी बात है, अगर एप्लीकेशन नहीं दे पाते तो द नेम ऑफ द कंपनी मे बी रिमूव बाय द ROC मेंटेन बाय द may be removed from the register of companies maintained by the ROC. तो अगर नहीं दे पाते तो कंपनी का नाम हट सकता है। Moreover, if any company has contravened any of the conditions mentioned in the ground of application for obtaining the status of the dormant company, the director should, within the 7 days of such contravention, file an application for obtaining the status of an active company. The registrar can take action to remove the company from list of government company if it is observed that the company has contravened the conditions after carrying out an inquiry, giving a notice, reasonable opportunity of being heard. तो अगर कंपनी ने कोई, जैसे जो बहुत सारी कंडीशन थी कि ये कंडीशन होनी चाहिए, कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, फाइलिंग नहीं की होनी चाहिए, तो अगर वैसी कोई कंडीशन ब्रीच हुई है तो डायरेक्टर्स को विद इन 7 days ऑफ सच कॉन्ट्रवेंशन, तो 7 दिन के अंदर डायरेक्टर्स खुद ही बता दे, खुद ही एक एप्लीकेशन फाइल कर दे कि हमारी कंपनी को एक्टिव कंपनी का स्टेटस दिया जाए। अदरवाइज अगर रजिस्ट्रार को पता चलता है, तो वो खुद भी सो मोटो कंपनी का नेम डोमेन कंपनी से हटा के एक्टिव में डाल सकता है, उसके अलावा पेनाल्टी वगैरह भी लगा सकता है। तो फॉर्म MSc4 जाएगा फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एन एक्टिव कंपनी फ्रॉम अ गवर्नमेंट। अब इसका क्या प्रोसीजर है? An application for obtaining the status of an active company is required to made in form MSc4 along with the fee, and it should be accompanied by a return in form MSc3 in respect of the financial year in which the application for obtaining the status of an active company is being filed. MSc4 में एप्लीकेशन देंगे, MSc3 में हम लोग ये रिटर्न ऑफ डोमेन कंपनी जाता था, तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर की वही है, फाइनेंशियल पोजीशन भी बताएंगे एनुअली क्या था, मतलब जहां तक हुआ है जब तक हुआ है तो वो भी बताएंगे। फिर उसके बाद ROC आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करेगा, फिर देखेगा करना है कि नहीं, और अगर उसको ठीक लगता है तो MSc5 में आपको एक्टिव कंपनी का स्टेटस दे देगा। तो ये सब है MSc1, MSc2, MSc3, MSc4, MSc5। The ROC shall in the following cases change the status of the company to active company. When a dormant company does or omits to do any act mentioned in the ground applicable made or the director of such company are required to file an application, या भी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई कंडीशन ब्रीच होती है तो डायरेक्टर्स खुद ही 7 दिन के अंदर अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और या फिर ROC के पास कोई रीजनेबल कॉज है टू बिलीव कि that any company registered as dormant company has in his jurisdiction has been functioning in any manner, मतलब वो काम कर रही है, वो कह रही है डोमेंट है लेकिन ऐसा नहीं, वो काम कर रही है, तो ROC खुद भी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, और उसके बाद प्रॉपर हियरिंग के बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद ROC कैन रिमूव द नेम ऑफ सच कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ डोमेंट कंपनी और उसको एक्टिव कंपनी ट्रीट कर सकता है। तो यहाँ पर होता है आपका चैप्टर डोमेन कंपनी खत्म। छोटा सा चैप्टर था, इजी था,
एक बार नॉर्मली यही से राउंड अप कर लेते हैं। डोमेन कंपनी क्या होती है, जो कि इनएक्टिव कंपनी हो इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्टर सेक्शन 45, सॉरी 455, एंड विच इज नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी एंड हैज अप्लाइड टू द रजिस्टर ऑफ कंपनीज टू चेंज इट्स स्टेटस। इनएक्टिव कंपनी क्या है, जो कि कोई बिजनेस ना कर रही हो, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ना किया हो लास्ट 2 ईयर में, और ना ही एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया हो पिछले 2 सालों में। सेक्शन 455 रेड विद कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, उसमें सारे प्रोविजन है डोमेन कंपनी के। अब कंपनी है तो खुद एप्लीकेशन दे सकती है, रजिस्ट्रार खुद चेंज कर सकता है, उसके पास भी पावर है। फिर उस पर डोमेन कंपनी के पास बहुत सारे फायदे हैं। मैक्सिमम वो 5 साल के लिए कंसेक्यूटिव ये डोमेन स्टेटस का फायदा उठा सकती है। और द एक्ट प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट्स एग्जाम्पशन, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ लिए। तो यहाँ पर होता है आपका डोमेन कंपनी खत्म। छोटा सा था, इजी सा था, ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा क्वेश्चंस भी कोई इंडायरेक्ट बन नहीं सकते, तो बहुत इजी और बोरिंग है। इसको अच्छे से पढ़ ले, और हम लोग सारे चैप्टर्स मॉड्यूल से ही कवर करेंगे। कोई नोट्स वगैरह आई विल नॉट बी प्रोवाइडिंग, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, आपको इजी रहेगा लर्न करने में। और मॉड्यूल से पढ़ने में ये फायदा है कि इसमें काफी लीगल लैंग्वेज है, जैसे कि नॉर्मली एक्ट में होती है, तो इससे आपकी एक हैबिट बढ़ेगी, बनेगी पढ़ने की, और आपको आगे आराम रहेगी। क्योंकि अगर आप अभी से नोट्स किसी और के नोट से पढ़ने के डाल लेंगे, तो वो खुद की पढ़ने की समझने की क्षमता थोड़ी सी कम होने लगती है, धीरे धीरे ऐसा हमें लगता है। तो आज हम लोग ये चैप्टर खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्ट्राइक ऑफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी एंड LLP, दोनों का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ाई करें। बाय बाय।